नमस्कार। नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला के द्वादश पुष्प में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक आचार्य प्रकाश पांडे जी की ओर से समस्त परिसर परिवार की ओर से एवं नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। व्याख्यान की इस कड़ी में हम सुनेंगे नाट्यशास्त्र विदुषी, कवि, कथाकार, निबंधकार डॉक्टर संगीता गुंदेचा जी को। आपका विषय है अभिनव भारती में प्रतिपादित शांत रस का स्वरूप। इन दिनों आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपको कई सम्मान मिले हैं, जिनमें भोज सम्मान, भास सम्मान, कला साधना और संस्कृत भूषण सम्मान। आपने पूर्व रंग हास्य चूड़ामणि का निर्देशन तथा मेघदूतम का संयुक्त निर्देशन किया है। आपके द्वारा रचित पुस्तकें भास का रंगमंच, समकालीन रंग कर्म में नाट्यशास्त्र की उपस्थिति, नाट्य दर्शन आदि हैं। आपको आहार्य अभिनय पर कार्य करने के लिए भारत सरकार की जूनियर फेलोशिप और वैदिक चैंटिंग एंड इट्स रिलेशन विथ कंटेम्प्ररी थिएटर एंड म्यूजिक पर कार्य करने के लिए उच्च अध्ययन केंद्र नांत फ्रांस की फेलोशिप मिली है। तो आइए मिलते हैं 29 जून 2020 को प्रातः 11 बजे नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र के फेसबुक पेज पर डॉक्टर संगीता गुंदेचा जी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। गुरुजन, मित्रगण और विद्यार्थियों, मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के हमारे भोपाल परिसर में स्थित नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित इस नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि परिसर के निर्देशक आचार्य प्रकाश पांडे ने नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र को पुनः सक्रिय करने का बीड़ा उठाया है। मुझे याद आता है कि जब आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी के प्रयासों से इस केंद्र की स्थापना भोपाल परिसर में हुई थी और इस केंद्र के उद्घाटन के लिए हमने महान रंगकर्मी श्री कावालम नारायण पणिक्कर से अनुरोध किया था और उसी अवसर पर आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी, चिंतक और लेखक उदयन वाजपेयी, रंग निदेशक केएस राजेंद्रन, आप सब ने बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए थे और पणिक्कर जी ने हमारे आग्रह पर अपना मलयालम भाषा में लिखा नाटक कलिवेशम, जिसका संस्कृतानुवाद करके उन्होंने पहली बार संस्थान का जो नाट्य मंडप है उस पे उन्होंने उसे प्रस्तुत किया था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये केंद्र फिर से सक्रिय हो गया है और श्री देवेंद्र पाठक, श्री मनोज मिश्रा, श्री पाटीदार, आकाश जी, हरीश जी इसको सक्रिय बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं पांडे जी को, आचार्य प्रकाश पांडे जो परिसर के निदेशक हैं, उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अभिनव भारती में शांत रस का स्वरूप, ये बहुत ही गहन विषय है, इस पर मुझे कुछ अध्ययन करने का और आप लोगों से कुछ बातचीत कर सकने का अवसर दिया। अब मेरा ये जो व्याख्यान है ये 2 भागों में बटा हुआ है।
हालांकि यह करने से पहले मैं जिन ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया या जिनसे उद्धरण लिए हैं उनका उल्लेख करना चाहती हूँ, क्योंकि सामान्यतः मैंने देखा है कि मान लीजिए कोई अभिनय पर बात कर रहा है और उसने वो अभिनय पर जो लिखी हुई बात है अगर उसका वो दोहराव कर रहा है या कर रही है तो सामान्यतः देखा जाता है कि जिन्होंने वह बात कही है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की जाती। तो मुझे लगता है कि इससे हमारी संस्कृति का ह्रास होता है। तो जिन ग्रंथों से मैंने अध्ययन किया पुस्तकों से और जो उद्धरण लिए हैं वे हैं नाट्यशास्त्रम, जिसका संपादन डॉक्टर पारसनाथ द्विवेदी ने किया है और जो अभिनव भारती टीका सहित है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से उसका प्रकाशन हुआ है। हिंदी अभिनव भारती, संपादक और भाष्यकार उसके आचार्य विश्वेश्वर हैं। फिर रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस से ये प्रकाशित हुई है। नाट्यशास्त्र ऑफ भरत मुनि विद कमेंट्री ऑफ अभिनव गुप्त, ये RS नागर हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक एडिट की गई है और ये परिमल प्रकाशन ने प्रकाशित की है। और साथ ही नाट्यशास्त्र डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जो चोखंबा वाराणसी से छपी है। इसके साथ ही जैसे उद्भट का काव्यालंकार है या कुछ अन्य उद्धरण भी आएंगे, लेकिन जब मैं बोलूँगी तो उसके दौरान वो उद्धरण स्पष्ट होते चले जाएंगे। मित्रों, मैंने जो नाट्यशास्त्र है उसमें भरत मुनि ने 8 रसों का ही उल्लेख किया है। आप जानते हैं कि जो नाट्यशास्त्र का जो संस्करण है उसमें भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही ये कहा है और 8 रसों की उन्होंने गणना कराई है। तो चूँकि अभिनव भारती जो टीका है नाट्यशास्त्र की, जिसको आचार्य अभिनव गुप्त पाद ने नाट्यशास्त्र लिखे जाने के लगभग 1200 वर्षों बाद लिखा है, तो ये जो व्याख्यान है इसके 2 भाग हो जाएंगे। अभिनव भारती में जो शांत रस का प्रतिपादन होने से पहले उसकी पीठिका और दूसरा हिस्सा है अभिनव भारती में शांत रस का स्वरूप। तो जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र के में रस सूत्र दिया, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, यानी विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। वहाँ उन्होंने केवल 8 रसों का उल्लेख किया है भरत मुनि ने, और श्रृंगार, हास, करुण, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानकाः, बिभत्सा, अद्भुत संज्ञौ, चेत्यष्टौ, नाट्ये रसाः स्मृताः। यानी यहाँ श्रृंगार से लेकर अद्भुत तक केवल 8 रसों का उल्लेख हुआ है। लेकिन इसके बाद के जो भरत मुनि के बाद के जो आचार्य हैं दंडी ने, उन्होंने भी 8 रसों को ही स्वीकार किया और वो कहते हैं कि यह तो अष्ट रस आयत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम, यानी जो रसवत अलंकार के संबंध में उन्होंने कहा कि जो रस हैं वे 8 ही हैं। अब ये जो आचार्य दंडी हैं, इनके बाद
सबसे पहले आचार्य उद्भट ने 9 रसों का कथन किया है। यानी भरत के बाद दंडी है और दंडी के बाद जो आचार्य उद्भट हैं उन्होंने शांत रस को का उल्लेख पहली बार किया। तो नव नाट्य रसाः स्मृतः, ऐसी वो बात करते हैं। इस कथन के आधार पर ऐसा माना जाता है कि शांत रस का उल्लेख काव्य संग्रह में आचार्य उद्भट ने ही सबसे पहले किया है। किंतु जिस सहजता से उद्भट ने नाट्य नव रसाः स्मृतः ये जो बात कही है, इस पर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि बहुत संभव है कि उद्भट तक आते आते शांत रस स्थापित हो चुका हो, या उन्होंने नाट्य का कोई भाष्य लिखा हो स्वयं उद्भट ने। लेकिन दोनों ही स्थितियों में हमें ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो हम उद्भट को ही ऐसा मानेंगे कि उन्होंने शांत रस की वो स्थापना, यानी शांत रस का उल्लेख उन्होंने सबसे पहली बार काव्यालंकार सूत्र में किया। यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि जो विदुषी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन हैं, उन्होंने उनके अनुसार पूरे भारत में लगभग 90 लाख ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जो अप्रकाशित हैं और जिनकी केवल सूचियाँ बनी हुई है। और इस तरह के जो कार्य होते हैं उसमें बड़े उद्यम करने पड़ते हैं, पर इस सब के प्रति जो हमारा समाज है या जो हमारा राज है वो एक तरह से पीठ किए हुए है। तो हो सकता है कि जो आचार्य उद्भट ने जो शांत रस का भाष्य लिखा या शांत रस को लेकर जो अन्य पांडुलिपियाँ हैं वो उन 90 लाख अप्रकाशित पांडुलिपियों में कहीं छुपी हुई पड़ी हों। उद्भट के बाद जो उल्लेखनीय आचार्य हैं वे हैं रुद्रट। उन्होंने श्रृंगार से लेकर शांत तक 9 रसों के अलावा एक और रस जोड़ दिया, प्रेयान रस, और उसका स्थायी भाव स्नेह बताया। हालांकि रस को आचार्य महिम भट्ट, मम्मट और अग्नि पुराणकार ने बहुत महत्व दिया, पर रस संख्या के बारे में विशेष रूप से शांत रस के बारे में इस युग के 2 आचार्यों ने बहुत विस्तार से विवेचन किया है। पहले हैं धनिक धनंजय, जिन्होंने नाट्यशास्त्र का प्रकरण ग्रंथ लिखा दशरूपक। दशरूपक में शांत रस के बारे में वे कहते हैं कि शमम अपि केचित प्राहुः पुष्टिर्नाट्येषु नेतस्य, यानी कोई विद्वान है जो शम जिसका स्थायी भाव है, ऐसे शांत रस की सत्ता मानते हैं, ऐसे कोई विद्वान हैं, पर नाट्य में उसकी पुष्टि नहीं होती। तो यहाँ आचार्य धनंजय जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद काव्य में तो उसकी सत्ता स्वीकार की जा सकती है शांत रस की, लेकिन नाट्य चूँकि अभिनय होता है, रंगमंच पर उसका मंचन किया जाता है, तो जो नाट्य में जो शांत रस है, जिसका जो स्थायी भाव शम है, उसकी पुष्टि नहीं दिखाई देती। आचार्य धनंजय ने शांत रस की के अलावा अपने पहले के जो आचार्य हैं उन्होंने उनके द्वारा स्थापित प्रीति भक्ति जैसे स्थायी भावों और मृगया रस यानी शिकार का आनंद और द्यूत रस यानी
जुआ खेलने के आनंद का भी खंडन किया है। यानी वो शांत रस का तो खंडन करते ही हैं, लेकिन साथ में उन्होंने द्यूत रस, मृगया रस, प्रीति और भक्ति जैसे स्थायी भावों का भी खंडन किया है। यहाँ जो मैं आप स्मरण कराना चाहती हूँ कि जुए के बारे में, जुए का जो जिक्र है वो यिडिश भाषा के महान लेखक हैं इसाक बेशेविक सिंगर, उन्होंने भी जुए का जिक्र किया है और उन्होंने जुए में ईश्वरीय इच्छा के प्रकटन की बात कही है कि किस तरह जो ईश्वरीय इच्छा है वो आकार लेती है जुए के खेल में, तो उसका जो आनंद होता है उसकी बात उन्होंने कही। इसके बाद शांत रस पर बहुत गहनता से और बहुत विस्तार से विमर्श करने वाले इस युग के दो आचार्य हैं, दो बड़े आचार्य हैं, जिनमें से एक तो दशरूपकार हैं, धनिक धनंजय, जिसका जिक्र मैंने किया, और दूसरे जो बड़े आचार्य हैं जिनके कारण ये माना जाता है कि साहित्य शास्त्र में शांत रस की स्थापना हुई, वे हैं आचार्य अभिनव गुप्तपाद, जिन्होंने नाट्यशास्त्र की अभिनव भारती नाम की टीका लिखी और उसमें उन्होंने शांत रस का प्रतिपादन किया। तो जो शांत रस की अधिकांश प्रतियां हैं, माफ़ कीजिएगा, जो नाट्यशास्त्र की जो अधिकांश प्रतियां हैं उनमें शांत रस का प्रकरण नहीं मिलता, लेकिन अभिनव गुप्त के पास ऐसा कोई संस्करण उपलब्ध था जिसमें भरत मुनि ने शांत रस का वर्णन किया है और इस संस्करण को गायकवाड़ संस्करण के नाम से जाना जाता है। तो अभिनव गुप्त ने इस संस्करण में आए शांत रस संबंधी सूत्रों को प्रक्षिप्त न मानकर नाट्यशास्त्र का ही अंश उसे मानकर उसकी टीका स्वरूप शांत रस का विस्तृत विवेचन अभिनव भारती में किया। तो आचार्य अभिनव गुप्त हैं, वे नाट्यशास्त्र के सूत्रों का ही उद्धरण देते हैं और वे कहते हैं कि शम स्थायी भाव वाले और मोक्ष के संपादक रस को शांत रस कहा गया है। वह तत्वज्ञान, वैराग्य और चित्त की शुद्धि आदि विभावों से उत्पन्न होता है। यानी उसके जो विभाव हैं वे वैराग्य, चित्त की शुद्धि और तत्व ज्ञान है। और फिर वे कहते हैं कि जो शांत रस का अभिनय है वो यम, नियम, ध्यान, धारणा, उपासना और सभी प्राणियों पर दया आदि अनुभावों से करना चाहिए। यानी शांत रस का जो अभिनय है, अगर उसे रंगमंच पर अभिनीत किया जाना है तो उसके अनुभाव यम, नियम, ध्यान, धारणा और दया आदि से उसके दया आदि उसके अनुभाव हैं, उनका प्रकटन होता है इन सारी चीज़ों से। फिर कहते हैं कि शांत रस के जो व्यभिचारी भाव हैं वे हैं निर्वेद, स्मृति, धृति और शोच। यानी ये जो विभिन्न व्यभिचारी भाव हैं जिसके बारे में जिनको हम संचारी भावों के नाम से भी जानते हैं कि ये मुख्य रस को आकर पुष्ट करते हैं
और फिर अपना कार्य होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो इन व्यभिचारी भावों के रूप में अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के शब्दों में ही, भरत मुनि ने कहा है ऐसा वो कह रहे हैं कि शांत रस के जो व्यभिचारी भाव हैं वो भरत मुनि ने निर्वेद, स्मृति, धृति, शौर्य आदि कहे हैं। अब एक बात यह है कि जैसे कुछ आचार्यों ने, जो बाद के भी जो आचार्य हैं मम्मट आदि, उन्होंने शांत रस का जो स्थायी भाव है उसको निर्वेद को शांत रस का स्थायी भाव कहा है। लेकिन अभिनव गुप्त कहते हैं कि जो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो शम है, क्योंकि निर्वेद चित्त वृत्तियों का अभाव रूप है और स्थायी भाव चित्त वृत्तियों के भाव रूप होते हैं। यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और इन सबके संयोग से ही शांत रस जो है उसकी निष्पत्ति होती है और वह रंगमंच पर अभिनीत करने योग्य होता है। तो वे कहते हैं कि हम निर्वेद को नहीं, शम को शांत रस का स्थायी भाव कहेंगे। कुछ आचार्यों का कथन है कि जो नाट्य अभिनय प्रधान है, जबकि शांत रस निवृत्ति प्रधान है, और शांत रस में रोमांच आदि का अभाव होने से उसका रंगमंच पर अभिनय नहीं हो सकता। तो ये जो पूर्व पक्षियों द्वारा शांत रस को अनभिनय मानने के कारण, यानी रंगमंच पर उसकी प्रस्तुति न की जा सके ऐसा मानने के कारण अभिनव गुप्त जो है वो उसके प्रत्युत्तर में नागानंद जैसे नाटक का वो उदाहरण देते हैं कि जो उन्होंने जिमूत वाहन का उदाहरण दिया है, और वो कहते हैं कि जो जिमूत वाहन जो कि बोधिसत्व का बोधिसत्व हैं, और ये नागानंद नाटक 7वीं शती में श्री हर्ष ने लिखा है। इस नाटक का जो नायक है वो जिमूत वाहन है, और जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व यानी जो ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो ये जो जिमूत वाहन है ये नागों को बचाने के लिए गरुड़ के समक्ष अपने शरीर के त्याग करने का प्रण लेता है जिमूत वाहन। और चूँकि ये त्याग करने का प्रण लेता है, तो यहाँ कहा गया है कि जिमूत वाहन को नाग के स्थान पर अपना शरीर देने का उत्साह हुआ, यानी वो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने का उत्साह उसमें है, ऐसा आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं। और अब यहाँ प्रश्न यह है कि ये जो उत्साह की बात कही गई कि ये जो उत्साह है ये तो अहंकार मूलक होता है, और शांत रस में अहंकार की शिथिलता होती है। तो अतः शांत रस वीर रस के विरुद्ध है, ये बात पूर्व पक्ष ने कही। कहते हैं कि तो इस पे अभिनव गुप्त ने उसका उत्तर दिया कि जिस प्रकार रति अर्थात श्रृंगार में निर्वेद आदि विरुद्ध भावों का वर्णन अनुचित नहीं माना गया है, उसी प्रकार विरुद्ध भावों का भी व्यभिचारी भाव के रूप में वर्णन अनुचित नहीं माना गया है।
और इसके लिए अभिनव गुप्त नागानंद नाटक में जिमूत वाहन का एक उदाहरण देते हैं। उसकी जो अवस्था है, उत्साह की जो अवस्था है, उसको बताने के लिए वो कहते हैं कि हरी घास का मैदान ही शैया है। ये नागानंद नाटक के नायक जिमूत वाहन का कथन है। हरी घास का मैदान ही शैया है, पवित्र शिलातल ही आसन है, वृक्षों का तल ही, क्षमा कीजिएगा एक मिनट। तो जिमूत वाहन का उदाहरण चल रहा था। तो वो कहते हैं कि और वो वहाँ पर जंगल में हैं और वो कह रहे हैं कि कंदमूल आदि ही उनका भोजन है, और जो जंगल में घूमने वाले जो हरिण हैं वही उनके साथी हैं। इस प्रकार बिना मांगे ही समस्त वैभव के सुलभ होने पर भी वन में एक महान दोष है। जो जिमूत वाहन हैं वो कह रहे हैं कि ये समस्त जो चीज़ें हैं ये होने पर भी वन में एक महान दोष है, और वो महान दोष यह है कि यहाँ पर याचकों का मिलना कठिन है, अतः परोपकार के बिना यहाँ रहना व्यर्थ है। तो ये जो परोपकार है, यानी ये जो परोपकार करने के लिए जो जिमूत वाहन है, अभिनव गुप्त कहते हैं कि जिमूत वाहन के लिए उत्साह का ही, जिमूत वाहन में उत्साह का ही प्रकर्ष दिखाई देता है, और उत्साह से शून्य कोई अवस्था नहीं होती, क्योंकि इच्छा और प्रयत्न के बिना तो जो मनुष्य है वो पत्थर के जैसा है। तो ये उन्होंने जिमूत वाहन के माध्यम से ये बात कही कि जो जिमूत वाहन है उसमें यह जो उत्साह रस है यह परोपकार के कारण उत्पन्न हुआ है। यानी ये जो जिमूत वाहन है इनमें ये जो उत्साह है उसके कारण उनका शौर्य या यानी उनके भीतर ये जो उत्साह पैदा हुआ है इसका जो आधार है वो परोपकार है। और इसलिए यहाँ पर जो उत्साह और श्रम एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ऐसा अभिनव गुप्त कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे लिए तो जो जिमूत वाहन है वो तत्वज्ञानी है, और जिमूत वाहन के लिए जो शरीर है वो सर्वस्व नहीं है। यह जो उसके भीतर परोपकार उत्पन्न हुआ और परोपकार के चलते ये जो उत्साह उत्पन्न हुआ है वो तत्व ज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है। और इसलिए ये जो अपना सर्वस्व त्याग करने का जो उसका उत्साह है वो अहंकार के कारण नहीं, परोपकार के कारण है। और इसीलिए शांत रस का उत्साह से कोई विरोध नहीं है। फिर ये बहुत मित्रों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभिनव गुप्त ने बहुत गंभीरता से बहुत तात्विक विवेचन किया है। मैं उसके कुछ केवल अंश मात्र ही आपको अपनी सामर्थ्य और अपने अध्ययन के अनुसार बता पा रही हूँ। शांत रस को लेकर अभिनव गुप्त ने बहुत गहन तात्विक चिंतन यहाँ किया है। और फिर वो कहते हैं कि जैसे जो योग दर्शन है उसमें कहा गया है कि जो समाधि की अवस्था में भी कुछ प्रत्यय ज्ञान तो रहता ही है। यानी जो समाधिस्थ लोग होते हैं या व्यक्ति होता है उसकी समाधि में भी कुछ छिद्र होते हैं। तो इसी कारण जो ये जो जिमूत वाहन का जो दया भाव है ये उत्साह प्रधान है। और इसीलिए
ये उत्साह की यहाँ प्रधानता होने के कारण, हालांकि उत्साह का जो एक तरह से स्रोत है, आधार है, वो भिन्न है, लेकिन चूंकि वहाँ उत्साह का आगम होने के कारण जो शांत रस है वो अभिनय हो जाता है। भरत मुनि जो है वो का उदाहरण देते हुए फिर अभिनव गुप्त कहते हैं कि शांतस्तु प्रकृतिर्मतः, यानी जो शांत रस है वो सभी वह प्रकृति रूप है। प्रकृति का रूप का मतलब है कि जो शांत रस है उसमें सारे रस अपने विभावों के उपस्थित होने पर शांत रस से ही उद्भूत होते हैं, और उन कारण आदि विभावों के खत्म हो जाने पर शांत रस में ही विलीन हो जाते हैं। ऐसा अभिनव गुप्त ने भरत मुनि को उद्धृत करते हुए कहा। और वे कहते हैं कि स्वम स्वम निमित्तात्, क्षमा कीजिएगा, स्वम स्वम निमित्तम आसाद्य शांतात् भावः प्रवर्तते पुनर्निमित्त अपाये च शांत एव उपलीयते। यानी जो शांत रस है वो अपने विभावों के उपस्थित होने पर, क्षमा कीजिएगा, कि जो सारे रस हैं, जो अन्य रस भी जो हैं, सारे रस हैं, वे अपने अपने कारण रूप विभावों के उपस्थित होने पर शांत से ही उद्भूत होते हैं, और उनके खत्म हो जाने पर, यानी विभाव आदि कारणों के समाप्त हो जाने पर वे शांत में ही पुनः विलीन भी हो जाते हैं। और इसलिए फिर वो कहते हैं कि अतः जो नाट्य शास्त्र को जानने वाले जो जानकार लोग हैं, यहाँ पर अंत में अभिनव गुप्त कहते हैं कि जो नाट्य शास्त्र के ज्ञाता हैं, एवं नवरसा दृष्टा नाट्यज्ञ लक्षणान्विता, कि जो नाट्य के ज्ञाता हैं वे तो साहित्य शास्त्र में नाट्य के ज्ञाता नाट्य में 9 रसों को ही मानते हैं, और जिसमें यानी जो परंपरा, यानी जो भरत मुनि ने 8 रसों की का उल्लेख किया, उसके बाद जो है 9वां रस ऐसा माना जाता है कि अभिनव गुप्त ने उसकी अभिनव भारती में स्थापना की। और आपने ये भी देखा होगा कि अभिनव भारती ने ऐसा शांत रस, जो नाट्यशास्त्र का जो एक गायकवाड़ संस्करण है जिसको हम आज जानते हैं, उससे वो कहते हैं कि ये तो उस संस्करण में वो उनके पास संभवतः उपलब्ध रहा होगा, और उसी से वो कहते हैं कि जो भरत मुनि हैं वो 9 रसों को का ही उन्होंने प्रतिपादन किया है। और शांत का प्रतिपादन उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि शांत तो सारे रसों की प्रकृति है। यानी वहाँ एक जगह अभिनव गुप्त कहते भी हैं कि जो प्रकृति होती है, जो मूल होती है, उसके बारे में बार बार नहीं कहना पड़ता कि यह है, वो तो है। तो जो शांत रस है वो प्रकृति है, और उसी से सारे रस उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन भी हो जाते हैं। इसलिए एवं तो इस तरह जो नाट्य है उसमें 9 रस ही होते हैं। और उन्होंने फिर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसके विभाव, अनुभाव
और व्यभिचारियों का उल्लेख किया, और साथ में ये जो नागानंद जैसा जो महत्वपूर्ण नाटक है उसका उन्होंने के भीतर जो उत्पन्न हुई परोपकार की भावना है, यानी तत्वज्ञानी जो जिमुतवाहन है उसके भीतर जो परोपकार की भावना उत्पन्न हुई है और उसमें जो उत्साह उत्पन्न हुआ है, उसके द्वारा उन्होंने शांत रस को अभिनय माना। और अंत में फिर वो ये कहते हैं कि जो शांत रस है वो सभी रसों का सभी रसों की प्रकृति है। तो यहाँ मैं चाहती हूँ आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का जैसे जो काशी के पंडित हैं उनकी मैं उनका स्मरण करना चाहती हूँ कि जब अभिनव गुप्त जैसे आचार्य अपने शांत रस की सिद्धि करने के लिए नागानंद जैसे नाटक का उल्लेख करते हैं, क्योंकि ये जो नाटक है ये शांत रस की मतलब साहित्य शास्त्र में शांत रस की सिद्धि के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। यूँ तो महाभारत को भी कहा जाता है कि उसका जो पूरा जो महाभारत है युद्ध और सब कुछ होने के बाद उसका जो पर्यवसान है वो शांत रस में होता है, लेकिन ये जो अभिनव गुप्त ने नागानंद नाटक का जो कि बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है, इस नाटक का जो उद्धरण लिया और शांत रस की स्थापना में इसको रखा, तो जो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जैसे जो हमारे समय के जो सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक हैं, वे अभिनव गुप्त को प्रच्छन्न बौद्धिक कहते हैं। तो ये जो मेरा ये मानना है कि प्रच्छन्न बौद्धिक तो आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन प्रच्छन्न बौद्धिक यानी बौद्धिक से तात्पर्य मेरा बौद्ध से है कि वो प्रच्छन्न बौद्ध तो है वो, लेकिन साथ ही अभिनव गुप्त जैसे जो आचार्य हैं वो अपने मतों से भिन्न मतों वाले जो कृतियाँ हैं या जो मत हैं उनको भी वो शामिल करते हैं। तो ये किसी भी कृति की बहुत ही महान एक तरह से उसकी उपलब्धि होती है, या व्यक्तियों की भी महान उपलब्धि होती है कि वे अपने से जो भिन्न मत हैं उनका वो सम्मान करते हैं। और इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र के मूल में यही भावना है जो अभिनव गुप्त जैसे आचार्यों में रही होगी। तो मित्रों, ये जो शांत रस का जो प्रकरण है अभिनव भारती में, वो बहुत ही आप स्वयं उसका अध्ययन करके देखेंगे कि वो बहुत ही गहन है। मैंने प्रयास किया कि उसका अध्ययन करके और उसकी कुछ और भी टीकाएं और पुस्तकें पढ़ के अपनी सामर्थ्य के अनुरूप मैंने कुछ कहने का प्रयास किया और कोशिश की कि मैं उसको थोड़ा आसान बना के कह सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो रंगमंच के जो लोग हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, संजय जी हैं, संजय उपाध्याय जी हैं और अन्य भी जो हमारे मित्र हैं, मैं उन सब से अनुरोध करती हूँ कि ये जो शांत रस का जो प्रकरण है जो कि बहुत ही आध्यात्मिक गहनता लिए हुए है, वो तत्व ज्ञान पर आधारित है ये पूरा प्रकरण। इसका मूल रूप में भी मुझे लगता है रंगमंच के जो विद्यार्थीगण हैं या जो
इसके बारे में जो जानना चाहते हैं उन्हें उसका अध्ययन करना चाहिए। मैंने बहुत ही संक्षेप में और उसके कुछ हिस्सों को लेकर आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखी और मैं आप सबकी आभारी हूँ कि प्रवीण जी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, महेश जी दिख रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। तो मैंने बहुत ही संक्षेप में शांत रस पर अभिनव गुप्त के जो मैं प्रतिपादित, अभिनव भारती में प्रतिपादित शांत रस पर अपनी बात कही। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो मैं प्रयास करूंगी कि उसका जवाब दे सकूं। तो अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और इतनी देर मेरे साथ रहने के लिए मैं आप सबकी आभारी। सतीश जी भी यहाँ हैं, उदयन जी हैं, आप सबको नमस्कार। हाँ, ये जो सतीश जी ने जो प्रश्न पूछा है, इसमें मैंने कि शांत रस का मंच पर अभिनय किस प्रकार किया जा सकता है, अभिनेता को कौन सी आंगिक चेष्टाएं करनी, अभिनेता को कौन सी आंगिक चेष्टाएं करनी चाहिए, इसके लिए मैंने बताया था कि जो भरत मुनि हैं उनको उद्धृत करते हुए ये शांत रस का विवेचन अभिनव गुप्त ने उसको किस तरह अभिनीत किया जाए ये बताया है। तो उसका जो स्थायी भाव है वो तो शम है, यानी निर्वेद नहीं, शम है। और तत्व ज्ञान, वैराग्य और चित्त की शुद्धि आदि उसके विभाव हैं। और शांत रस का अभिनय यानी उसके जो अनुभव हैं उसके लिए यम, नियम, ध्यान, धारणा, उपासना, सभी प्राणियों पर दया आदि उसके अनुभव हैं। तो और साथ ही धृति, स्मृति, शौर्य, शौच आदि उसके व्यभिचारी भाव हैं। तो ये जो नागानंद नाटक है ये शांत रस प्रधान नाटक है, जिसका ये जो मैंने बताया नायक जिमूत वाहन है। हमारे मित्र हैं पद्मनाभ जी और दिल्ली में रहते हैं, और श्री एवं श्रीमती पद्मनाभ, उन्होंने नागानंद नाटक का मंचन कुछ वर्षों पहले किया भी था और उन्होंने प्रस्तुत भी किया था उस नाटक को। तो ये इन माध्यमों से यानी इन विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भावों के संयोग से उसका अभिनय किया जा सकता है। नाट्यशास्त्र को पुनर्जीवित कैसे करें? एक तो ये है कि उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता नहीं है, वो जीवित है।
नाट्यशास्त्र कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि हम उसको पुनर्जीवन दें। नाट्यशास्त्र हम लोगों से बहुत परंपरा में उत्पन्न हुआ वो एक ऐसा शास्त्र है जो हमेशा रहेगा, उसके रूप बदलते रहते। मतलब मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है जब लोग ये कहते हैं शिवम, क्योंकि देखिए हमारे समय में काबालम नारायण पणिक्कर जैसे व्यक्ति रहे हैं, रतन थियाम जैसे व्यक्ति हैं, हबीब तनवीर जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नाट्यधर्मी और लोकधर्मी, मैं चूँकि हबीब तनवीर का नाम लिया है इसलिए मैं कहूँगी कि उन्होंने अपने नाटकों में इनके सफल प्रयोग किए हैं। फिर कुड़ियाट्टम जैसा फॉर्म है हमारे पास जो 9वीं सदी में जिसके होने के प्रमाण मिलते हैं। कपिला वात्सायन जी की पुस्तक में मिलता है कि जो कुत्तम्बलम है, यानी जिस रंगमंच पर कुड़ियाट्टम किया जाता है उसकी उस सबसे पुराना कुत्तम्बलम जो मंदिर में है, जो नाट्यगृह है, वो 9वीं सदी का मिला है, तो वो है। फिर मैं कहूँगी कि जो लोक नाट्य है उनमें नाट्यशास्त्र सुरक्षित है, उसमें वो अंतः सलील है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए कि जो रतन थियाम जी जैसे जो महान रंगकर्मी हैं, वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अध्ययन करने के बाद पुनः मणिपुर लौटते हैं और मणिपुर के जो अनुष्ठान हैं, वहाँ की लोक परंपराएं हैं, हालांकि उनका अध्ययन तो बहुत बृहद और विस्तृत है, उसमें वो निष्णात होते हैं और फिर अपने रंगमंच को लोगों के सामने लाते हैं। फिर आप देखिए कि स्वयं रतन जी ने कहा है कि नाट्यशास्त्र एक, मान लीजिए, बहुत बड़ा आईना था, बहुत ही बड़ा आईना था, और वो आईना एक तरह से टूट गया, और वो जब टूटा तो वो लोक जो नाट्य है, लोक जो परंपराएं हैं, उसमें उस आईने के रूप मिलते हैं। तो इसीलिए आश्चर्य नहीं हम लोग करते हैं जब हम देखते हैं कि नाचा जैसे फॉर्म में, या मान लीजिए यक्षगान पे बात हुई थी कि उसमें कुछ एलिमेंट्स लोक तत्व के हैं, या माच हुआ, या थय्यम जैसी केरल की जिसको हम लोकल थिएटर्स जिसको कहते हैं, जो समकालीन नाट्य परंपराएं हैं, उसमें हम उनको देख सकते हैं। और इस क्यों हम मतलब इसमें हम नाट्यशास्त्र और इन लोक नाट्यों में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई ये नाट्यशास्त्र से आई हुई चीज़ है लोक नाट्यों में, वो है मनोधर्म। मनोधर्म यानी कल्पना, मन का जो धर्म है वो कल्पना करना है। तो मैंने एक बातचीत के दौरान कहा भी था, हमारे सारे लोक नाट्यों में मनोधर्म है, और वहीं से वो लोक नाट्य जब अपने मनोधर्म रूप का जब विस्तार करते हैं तो वे जो लोक नाट्य हैं वे ही शास्त्रीय नाट्यों में बदल जाते हैं, और इसीलिए उनके बीच एक तरह का निरंतर्य है हमारे यहाँ। इस मनोधर्म को हम उपज भी कह सकते हैं, संगीत से ये शब्द आया है कि तरह तरह की उपज की जाती है। मैंने अपनी एक बातचीत के दौरान भी कहा था कि जो नया थिएटर के जो नाचा के कलाकार हैं वो उनको सिर्फ एक वाक्य दे दिया जाता था, और उस वाक्य का वो रात भर तक खड़े होकर 5 लोग उस पर नाटक करते रहते थे। तो वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वहाँ उनकी जो कल्पना है, उनकी जो उपज है, उनका जो मनोधर्म है, जो कि शास्त्रीय जो फॉर्म है उनका भी मूल तत्व है, तो ये जो मनोधर्म है इससे ये जुड़ जाते हैं। और हम पाते हैं कि जिन्हें हम सो कॉल्ड
लोकनाट्य या लोक परंपराएं कहते हैं, वो उस रूप में लोकनाट्य नहीं है। जहाँ रिपीटेशन होता है बार बार, वो लोक परंपराएं हैं, और जहाँ उपज होती है वो शास्त्रीय परंपराएं हैं। तो जो जिस भी किसी फॉर्म में उपज हो रही हो, मनोधर्म हो रहा हो, उसको हम शास्त्रीय फॉर्म कह सकते हैं। तो नाट्यशास्त्र मैं कहती हूँ कि जीवित है। बहुत से यहाँ पर, बल्कि अभी जो बहुत सारे हमारे जो जैसे मान लीजिए मैंने जिक्र किया रतन थियाम पणिक्कर जी और हबीब तनवीर जी का जिक्र किया, लेकिन उनकी बाद की पीढ़ी के भी जो हमारे रंग निदेशक हैं, वो सब अधिकतर रंग निदेशकों ने नाटक किए हैं, और उन्होंने कोशिश की कि वे नाट्यधर्मी प्रयोग कर सकें। कई बार ये ज़रूर होता है कि जो अगर आप संस्कृत नाटक को रियलिस्टिक स्टाइल में करेंगे तो वो नाट्यधर्मी नहीं होता है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी, अनूप हजारिका जी ने स्वप्न वासव दत्तम को अंकिया भावना के रूप में उन्होंने किया था, या जैसे संजय उपाध्याय जी भी जो नाटक करते हैं, तो वो अपने जो बिहार की जो लोक संस्कृतियाँ हैं या लोक संगीत है, वहाँ से वो तत्व, वो जो एलिमेंट्स हैं वो ले आते हैं। तो विभिन्न रूपों में नाट्यशास्त्र हम लोगों के बीच आता रहता है। तो इसको जीवित, इसके जीवित रहने से हम जीवित हैं, ऐसा मानना चाहिए। देखिए, मैं तो स्वाति पाठक का ये प्रश्न है कि आजकल के चलचित्रों में इन साहित्यिक रसों का प्रयोग शास्त्रीय दृष्टि से क्या उत्तम तरीके से किया जाता है अथवा नहीं। अब देखिए, दो चीज़ें समझनी चाहिए कि जो सिनेमा होता है उसका जो मूल आधार है, यानी सिनेमा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सिनेमेटोग्राफी होती है, यानी कैमरा उसका मुख्य किरदार होता है सिनेमा में। और जो नाटक है उसमें तो आप अभिनेता है और वो प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष रूप से आप उनको इंद्रियों से ग्राह्य करते हैं। तो जो रस का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। चलचित्र में जो रस का स्वरूप है, मान लीजिए एक कोई फॉर एग्जाम्पल कोई मान लीजिए नायक और नायिका का कोई दृश्य है, वो अगर ठीक नहीं हुआ तो उसको वो रीटेक कर सकते हैं। यानी अभी थोड़ी देर पहले जो दृश्य श्रृंगारिक नहीं लग रहा था उसको रीटेक करके उन्होंने उसको श्रृंगारिक बना लिया। लेकिन नाटक में तो ये संभव नहीं है। एक ही बार आप नाटक में जो आप करेंगे बस वो हो जाएगा। तो जो सिनेमा है उसमें जो रस का जो स्वरूप है वो अलग होता है। और सिनेमा में सबसे प्रमुख जो बात है वो उद्दीपन विभाव है। यानी मैं यहाँ मणिकौल साहब जो महान फिल्म मेकर थे उनको यहाँ उद्धृत करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि सिनेमा में जो लोकेशन होती है, उद्दीपन विभाव का मतलब होता है लोकेशन, उसी से सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उसी से सारे रस जो है वो उत्पन्न होते हैं।
तो मैं तो उस तरह से सिनेमा की जानकार हूँ नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की कि आपके प्रश्न का जवाब दे सकूं। एक चीज़ मुझे और ध्यान आती है, हालांकि ये बात मैंने पहले भी कही है, एक बिर्स्की हुए हैं, मारिया क्रिस्तोफ बिर्स्की, ये पोलिश विद्वान हैं। उन्होंने सबसे पहले इस बात की ओर ध्यान दिलाया था और फिर मैंने कुछ अध्ययन आदि करके और अभिनव गुप्त के उद्धरण आदि से भी देखा। तो ये जो फिल्में हैं हमारी आज की, इनमें जो नायक नायिका का जो संबंध है, या फूल और भंवरे का जो संबंध है, या जो उसमें आए हुए गीत हैं, संगीत, वो विदूषक, ये सारे नाट्यशास्त्र से आए हुए कॉन्सेप्ट हैं। और नाट्यशास्त्र की एक महत्वपूर्ण बात है कि भरत मुनि कहते हैं कि शय्याम ही नाट्यस्य वदंती गीतम, कि जो गीत है वो नाट्य की शैया है। पूरा नाटक का जो मूवमेंट है वो गीत और संगीत पर, यानी लय ताल और संगीत पर आधारित होता है। और हमारी जो फिल्में हैं वो, उसमें तो आप बिना गानों के, संगीत के कल्पना नहीं कर सकते कि कोई फिल्म होगी। बहुत सारे हमारे निर्देशकों ने अलग तरह से फिल्में बनाने की कोशिश की, लेकिन जो मुख्य धारा की सिनेमा है उनमें संगीत का बहुत महत्व है। गाने आपको मिलते हैं जो उन गानों से बहुत सारे जो मतलब एक तरह से ये जो बात है नाट्यशास्त्र की कि नाटक के मूवमेंट का आधार जो है वो संगीत होता है, ये एक तरह से देखा जाए तो फिल्म में भी हम इसको देख सकते हैं। मुझे लगता है समय हो गया होगा। मेरे सामने घड़ी है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। 1 घंटा हो गया, आप सब लोग यहाँ आए, मैं बहुत आभारी हूँ। और ये जो विषय था ये बहुत ही, मैं फिर से कहूँगी कि आचार्य प्रकाश पांडे जी ने मुझे बहुत ही गजीन विषय दिया था, लेकिन मैंने इसके चलते कुछ मेरा अध्ययन हुआ और आप लोगों से मैं कुछ साझा कर सकी और आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं आप सब की बहुत बहुत सभी गुरुजनों की और अपने मित्रों की, रंग निर्देशकों की, रंगमंच के छात्रों की, विद्यार्थियों की, अभिनेताओं की, हमारे संस्थान के विद्यार्थियों की, आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इतनी देर सुना और कुछ छोटा मोटा मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। तो अंत में मैं नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र के सभी मित्रों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर संगीता गुंदेचा जी। आपने बड़े ही सारगर्भित रूप से सरल और सहज अभिव्यक्ति के माध्यम से हमें कृतार्थ किया। चूंकि आप परिसर का ही एक अभिन्न अंग है, तो मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और आगे भी आशा करता हूं कि आपका इसी तरह हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, हम आगे बढ़ते रहें। पुनः एक बार आपका हृदय से